हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आरएस अग्रवाल में हमने 84 तक के प्रश्नों को कर लिए थे। आज हम 85 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है 127 के घाते से 127 प्लस 97 के घाते 127 तथा 127 के घाते 97 प्लस 97 के घाते 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे हमें गुणनखंड ज्ञात करना है इन दोनों का। तो आइए देख लेते हैं कितने लंबे प्रश्न के गुणनखंड मात्र हम 2 से 3 सेकंड में कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न, तो इस टाइप के प्रश्न आपको कभी भी दिखाई दे जिनमें घात हमारे बराबर हो और साथ ही साथ गुणनखंड आपसे पूछे, तो आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं वो कॉन्सेप्ट है क्या। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल सा है, यदि कभी भी a के घाते x प्लस b के घाते x दिखाई दे और साथ ही साथ कहने का अर्थ ये दोनों घात आपको एक समान दिखाई दे और आधार हमारे अलग अलग हो, तो उस केस में गुणनखंड आपसे पूछे तो आप सिंपल सा इन दोनों को यानी कि जो आधार है उनको आप जोड़ देंगे तो ये इनका गुणनखंड हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसे जानना बहुत ही जरूरी था, इसके बिना आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो आइए प्रश्न को हम करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 127 के घाते 127 प्लस 97 के घाते 127। तो यहाँ पे जब हमारे घात समान है तो इनके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो a प्लस बी यानी कि 127 प्लस हम 97 कर लें तो हमारा गुणनखंड मालूम चल जाएगा। तो आइए करते हैं। 7 7 14 को 4 हासिल लगा 1 1 2 3 9 12 को 2 हासिल 1 1 1 2। तो यहाँ पे 224 हमारा प्राप्त हो गया जो कि 127 के घाते 127 प्लस 97 के घाते 127 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ के जो आधार थे और यहाँ के आधार दोनों आप देख सकते हैं एक समान है। तो यहाँ पे भी सेम वही वाली चीजें आएंगी 127 प्लस 97। तो उस केस में हमें 224 ही प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है 224 ये बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 86 आपको दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है यदि n एक, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 86 आपके सामने है। यहाँ पे लिखा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की घाते n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। अब यहाँ पे इसके बराबर कह रहा है कि 4707 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 के घाते n माइनस 1 बराबर 4707। फिर इसके बाद यदि हम n को 1 मान लें तो यहाँ पे हम 1 लिख दें तो यहाँ हो जाता है हमारा 10 के घाते 1 का मतलब 10 ही रहेगा। इसको लिख लेते हैं 4707 और माइनस 1 यानी कि ये हो गया 9, तो 9 बराबर 4707। तो आप बता सकते हैं कि 9 बराबर जब 4707 है तो इसको यदि हम काट लें तो 9 5 45 2 बचा, अब 2 और 0 20 हो गया तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचा 2 और 7 27, तो 9 तिया 27। तो यहाँ पे जो n का मान है वो हमें पता चल गया कि 523। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो पर्सनली मैसेज करके या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 87 आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 फिर डैश 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाएं और अंत में, यहाँ और होना चाहिए, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 1 से लेके हमें 100 तक के बीच दाईं ओर शून्यों की संख्या हमें बतानी है। तो आइए हम देखते हैं शून्य की संख्या कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक आपको मालूम ही होगा कि शून्यों की संख्या 1 है जो कि 10 में आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और शून्य आपके 1 से 10 तक के बीच है, वो कैसे हैं। तो आइए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 लेना नहीं है, 10 में तो पहले से ही है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो 2 5 हो जाता है 10,
तो यहाँ पे एक शून्य प्राप्त हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे कि 4 5 20 कर दें, तब भी एक शून्य मिल गया। फिर 5 6 30 कर दें, तब भी शून्य मिल गया। फिर 5 8 40, 4 5 20, कुछ भी कर दे, मतलब वहां पे आप कहेंगे कि कई शून्य मिल रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ये शून्य नहीं लेना है। इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग याद रख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी संख्या से हम गुणा करेंगे वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 बार नहीं होने चाहिए। जैसे कि 4 5 20 जब हम करते हैं तो 4 में आप देख सकते हैं कि 2 × 2 हो जाएगा, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें मालूम चला कि 1 से 10 तक के बीच जो शून्य की संख्या है वो 2 है। फिर इसके बाद हम 11 से 20 तक के बीच देखते हैं। तो 11 से 20 जब देखेंगे तो एक तो 20 में मिल गया, फिर जो दूसरा है वो हमारा यहाँ मिल गया 12 और 15। अब 12 15 में कैसे, तो 2 5 10, क्योंकि ये हमने 12 और गुणे 15 नहीं किया, यहाँ पे हमने 2 × 5 किया, तो एक शून्य हमें यहाँ प्राप्त हो गया। बाद यहाँ पे 2 मिल गया। और फिर इसके बाद हम 21 से 30 तक भी करेंगे तो 2 ही हमें प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जब हम 31 से 40 करेंगे तब भी हमें 2 ही प्राप्त होगा। उसी तरह से 41 से 50, फिर हमें 51 से 60 में भी 2, फिर 61 से 70 में भी 2, यानी कि आपका 90 तक 2 हमें प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 2 12 और ये 2 14, तो यहाँ पे 14 हो गए। साथ ही साथ 71 से 80, 14 और 2 16 हो गई है। फिर 81 से 90, तो 16 2 कितने हो गए, 18, तो कुल हमारे 18 हो गए। तो कुल हमारे 18 अब तक के हो गए, 1 से लेके 90 तक। अब हम देख लेते हैं 91 से 100, तो 100 में आप देख रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम कर लेंगे 92 × 95, यहाँ गुणा नहीं करना है, यहाँ पे 2 × 5 रखने हैं। तो 2 × 5 हम रखते हैं तो 10 मिलता है, तो एक शून्य यहाँ का। तो यहाँ पे हमें टोटल शून्य प्राप्त हुए 18 2 20 और 1 21। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 में लिखा है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। यहाँ पे सिंपली भाज्य आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे आपसे भाज्य पूछा, जो कि बहुत ही आसान है। भाजक के स्थान में भाजक को रख लें, यहाँ पे 100 दिया है। फिर गुणे भागफल रख लें, जो कि 403 दिया है। इसके बाद शेषफल को जोड़ लेना है, तो शेषफल यहाँ पे दिया है 58। तो जब हम 100 का गुणा 403 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 40,300 प्लस 58 को हम इसमें जोड़ दें, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है 40,358, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 89 हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे हमें सिंपली 48 गुणे x कर लेना है। x क्यों, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है 48 को किस संख्या से, तो किस संख्या से, संख्या में मालूम नहीं है तो हम x रख लेते हैं। गुणा करने पर कह रहा है कि जो प्राप्त गुणनफल होगा, यानी इनको गुणा करने पर जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों गुणनफल में होने चाहिए। तो ये हमारा गुणनफल में हम इसको रख लेते हैं। तो आइए इस इक्वेशन को हम करते हैं। तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काट लेते हैं। इसको 4 से काटते हैं तो 4 से 24 और ये 0। फिर 12 से ये 5 बार में 12 5 60 हो गया। तो इधर बचा x। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। 5 यहाँ 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 7 35 1 36 को 6 3, 5 एकम 5 3
ये 8 हो गया। यानी कि जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ, वो है 865। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए प्रश्न संख्या 90 को भी देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में लिखा है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। अब 3428 में से कह रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या 13 से पूरी कट जाए। अगर आपसे कभी भी विभक्त वाले प्रश्न पूछे और न्यूनतम या अधिकतम संख्याओं को घटाने या जोड़ने की बात कहे तो आप यहाँ सिंपली भाग दे देंगे। तो आइए भाग देते हैं। 3428 भागे 13 करते हैं तो 13 दूनी 26 हमें प्राप्त हुआ। 14 में 6 गया 8, फिर यहाँ 2 उतार लिए। अब यहाँ 13 पूरे 65, 13 छक्के 78 होता है, तो 78 हम कर लेते हैं। तो यहाँ 4 बच गया। फिर हम 8 को उतार लेते हैं, तो 8 को उतारने पे 13 तिया 39। अब 13 तिया 39 हुआ, जो कि यहाँ पे बच जाता है हमारा 9। तो 9 हमारा शेषफल बच गया। तो यहाँ पे जो 9 है वो हमारा सही उत्तर होना चाहिए, जो कि इनमें से नहीं दिया है। यहाँ पे एक अलग ऑप्शन होना चाहिए था, नन। तो यहाँ पे नन वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में लिखा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कह रहा है कि 136 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल हमें 36 प्राप्त हो रहा है। फिर उसी संख्या को, यानी कि जिन संख्या से 136 को भाग दिया गया, उसी संख्या को यदि हम 17 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न को लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसे आप मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर ही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं वो तरीका है क्या। तो यहाँ से आप सीधे 17 का आप इसमें भाग दे देंगे 36 में। तो जब आप 36 में 17 का भाग देते हैं तो ये कितने बार में कट रहा है, तो 17 दूना 34, यानी कि 34, 17 दूना के 34, यानी कि जो शेषफल यहाँ बच रहा है वो है 2। तो जो भी हमारा शेषफल बचेगा वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन एक विधि और देख लेते हैं हम इस प्रश्न को करने का। तो यहाँ पे आप सिंपली एक तरीके से और कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए इस तरीके से देखते हैं। मालूम नहीं है क्योंकि वही संख्या हमें पता लगानी है। फिर भाजक यहाँ पे दिया 136, क्योंकि कह रहा है 136 से भाग देने पे। तो भागफल कितना है, भागफल भी हमें मालूम नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज आपको मालूम ना हो उसे आप 1 मान सकते हैं। प्लस शेषफल यहाँ पे दिया है 36। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्राप्त होता है भाज्य बराबर 136 गुणे 1 जब हम करेंगे तो 136 मिला। साथ ही साथ 136 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है 6 6 12 को 2 हाथ से लगा 1 1 3 4 4 3 7 और ये 172 हमें प्राप्त होता है। अब कह रहा था कि जो संख्या आएगी उसमें हमें 17 से भाग देना है और बताना है कि शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो आइए हम इसे 17 से भाग दे देते हैं। तो 17 से भाग देते हैं तो 17 एकम 17, यानी 17 एकम 17 हुआ। अब यहाँ पे 2 बचा, तो 17 दहा में 170 भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 हमारा फिर से आंसर आ गया। यानी दोनों तरीकों से हमारा आंसर 2 आया। तो आप इन दोनों विधि को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में लिखा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो सेम 91 वाले प्रश्न की जैसे ये भी प्रश्न है। तो यहाँ भी हम सिंपल सा 29 भागे 13 कर लेते हैं। तो 29 भागे 13 करने पे 13 दूना 26, यानी कि यहाँ शेषफल हमें प्राप्त हो जाता है 3। तो हमारा आंसर नंबर सी सही आंसर है। या फिर आप उस विधि से भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 93। अब इसमें लिखा है किसी संख्या को 155 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेष क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, जैसा कि 91 और 92 हमने देखा उसी तरह से ये भी प्रश्न है। यहाँ भी हम 15 का 47 से 15 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 15 तिया 45, जो शेषफल बचा वो निकला 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है।
तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब जैसा कि मैंने आपको प्रश्न संख्या 90 बताया था जिसमें लिखा था छोटी से छोटी, यानी कि वहां पे न्यूनतम लिखा था, यहाँ पे लिखा है छोटी से छोटी। तो 4000 में से हमें घटाना है और शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपली भाग दे देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आइए करके देखते हैं। 4000 भागे 19, तो 19 दूना यहाँ पे हो जाता है 38, हासिल यहाँ बच जाएगा 10 में हट गया 2 और ये शून्य उतार लेते तो 19 से कम 19, फिर यहाँ बचा 1। अब यहाँ पे ऊपर से हम हासिल उतारते हैं 10, लेकिन उतारने के बाद भी ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 10 है वो एक ऐसी संख्या है जिसे यदि हम 4000 में से घटा लें तो शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।